अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इब्रार हुसैन राही और आप देख रहे हैं शमा टीवी। नाज़रीन, शायरों के बारे में कहा जाता है कि ये वो लोग होते हैं जो गमों से, तजुर्बों से सीखते हैं और गीतों और गज़लों से सिखाते हैं। आज मेरे साथ एक नामवर शायर बल्दिस्तान के मौजूद हैं, एहसान दानिश साहब। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सबसे पहले टाइम देने के लिए। सर, क्या कहेंगे आपकी जो शायरी की जो स्टोरी है, कहाँ से आपने शायरी का आगाज़ किया? कैसे आपको पता चला कि मैं एक शायर हूँ और शायरी में कर सकता हूँ या मैं शायरी लिख सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्र है कि आपने यहाँ मुझे मौका दिया और आपके चैनल से के साथ गुफ्तगू करने का, लोगों के साथ गुफ्तगू करने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। ये एक पुरानी बात है, अब तो मुझे ख़ुद याद नहीं आ रहा कि मैंने कब से शुरू किया था। लोगों से ये सवाल पूछे, ये मैंने मुख्तलिफ़ चैनल पर यानी बड़े टीवी चैनल्स पर मैंने बोला है। इस हवाले से लोगों ने सवालात किए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ चैनल्स पर कि आपने शायरी का आगाज़ कहाँ से किया? तो उसका यानी जवाब गंभीर सा जवाब है मेरे पास कि लोग ये सवाल किसी और से करें ना तो वो जवाब देगा कि मैंने मैट्रिक में शायरी करना शुरू किया, 10 में या 8 में, फिर मैंने यूनिवर्सिटी में जब पहुंचा मुशायरा अटेंड किया, फिर मेरी किताब आ गई। इस तरह के जवाबात हो सकते हैं, मगर मैं आपको ये बता दूं कि मैं अव्वल अदना में जब दाखिल हो गया स्कूल पढ़ने के लिए, जिसको नर्सरी कहते हैं, तो नर्सरी में जो किताब मिली वो शायरी में थी। और मैंने बचपन में पहले दिन स्कूल में शायरी पढ़ना शुरू किया। जो मुझे आज भी याद है कि आम लोगों को जो किताबें मिली है वो अलिफ से अनार, बे से बकरी, ते से तख्ती, जीम से जूता, चीम से चाकू, और यह किताब मेरे लिए शायरी में थी। अलिफ से अनार, बे से बकरी, चूहा निकला मारो लकड़ी, पे से पंखा, ते से तख्ती, छोटों पर तुम न करो सख्ती, जीम से जूता, चीम से चाकू, थानदार ने पकड़ा है डाकू। इस तरह से ये यक्का तक यानी शायरी में थी। गोया मैं अव्वल अदना से शेर पढ़ना शुरू किया था, शायरी पढ़ना शुरू किया था, तो अंदर बीज लग गया था और मुझे नहीं पता था कि ये शायरी है क्या है। मैंने समझा ये सबक है, मैंने याद किया, फिर थोड़ा यानी तहत शऊर में वो शायरी बैठ गई थी, मगर ज़रा मैं शऊर में आया तो फिर अंदर से वो बीज का यानी पौधा उगने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं शेर कहने लगा। यानी बाय बर्थ शायर थे और शायरी के बाद बिल्कुल कहा भी जाता है कि शायर जो होता है वो पैदाइशी तौर पर शायर होता ये है। देखो, ये मैं सीखी जाने वाली कोई शेर नहीं है। ये नहीं मालूम कि मैं बाय बर्थ शायर था या नहीं था। अलबत्ता नर्सरी से मैंने शेर पढ़ना शुरू किया था, शेर पढ़ना शुरू किया था, मगर शेर कहना मैंने फिर मैं कराची गया मैट्रिक में फ़ेल होकर, और मैं इस फ़ेल को आज भी सलूट करता हूँ कि उस फ़ेल ने मुझे इस मकाम पर पहुँचाया। अगर मैं पास हो चुका होता यहाँ मैट्रिक में तो मैं यहीं पर इसी तरह से काम धंधों में मैं फंस जाता। मुझे कराची जाना हो तो कराची से मैंने थोड़ी सी उर्दू भी सीखी। साथ में कराची में 1986 में एक BSF वालों की कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें मैंने कहा चलो मैं 2-4 अशआर में सुनाऊं, तो मैंने 2-4 अशआर बनाकर सुनाया। तो वो दिन यानी मेरा पहला कदम था शायरी की दुनिया में। फिर उसके बाद से मैंने शेर कहना शुरू किया। फिर हसनी साहब से मुलाकात हुई। मैं 1989 में मैंने पहला मुशायरा पढ़ा स्कर्दू में, और उसके बाद इतने मुशायरे पढ़े। अब पाकिस्तान के सारे सूबों में और सारे शुअरा के साथ, जिसमें इफ्तिखार आरिफ साहब है, जिसमें अहमद फराज साहब है, जिसमें जनाब अली मुनीर नियाज़ी साहब हैं, या जिसमें परवीन शाकिर साहिबा, जिसमें किश्वर नाहिद साहिबा, यानी लीजेंड किस्म के पाकिस्तान के जो शुअरा। आजकल अनवर मसूद, इनाम उल हक जावेद है, या आपके अमजद इस्लाम अमजद है, इन सब के साथ वसी शाह है, इन सब के साथ मैंने मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ जगहों पर मैं मुशायरे पढ़ चुका हूँ। अच्छा सर, मैंने भी कहीं पढ़ा था, अहमद फराज साहब को पढ़ने का मुझे मौका मिला, तो अहमद फराज के मुताबिक सर एक नाकाम आशिक ही जो है बेहतरीन शायर कहलाता है या बेहतरीन शायर बन सकता है। तो आपके ख्याल में क्या है सर कि अहमद फराज साहब अपनी जगह में दुरुस्त हैं? अगर दुरुस्त हैं तो आप भी कभी इस तजुर्बे से गुजरे हैं? मैंने अहमद फराज को जो पढ़ा है तो उसमें यह है कि वो बचपन में जब यानी स्कूलिंग में जब स्कूल वो पढ़ते थे तो वो ट्यूशन पढ़ने के लिए एक खातून आया करती थी, तो वो उन्हें ट्यूशन पढ़ाया करती थी। तो हुआ ये कि उनके साथ शेर व शायरी ज़्यादा होने लगी, सबक कम होने लगा। जब वालिद साहब की आहट सुनते तो फिर वो दोनों सबक में लग जाते थे, नहीं तो एक दूसरे को अशआर सुनाना करते थे। तो ऐसा करते करते उनके अंदर वो शायरी बैठ गई थी, और उसके बाद उनको नौजवानों का शायर कहा, चूँकि उन्होंने रोमांस की शायरी बहुत की, बहुत रोमांस की शायरी की सुना है, लोग उन्हें आंख भर के देखते ये वो इस तरह से। तो बाद में लोगों ने कहा यार ये अहमद फराज बस नौजवानों के शायर हैं, बुजुर्गों के शायर नहीं, संजीदा लोगों के शायर नहीं। तो फराज ने खुद टेलीविज़न पर एक दफ़ा जवाब देते हुए कहा बिल्कुल मैं नौजवानों का शायर हूँ, और ये नौजवान बस 10 साल गुजरे, 20 साल गुजरे तो बूढ़े हो जाएंगे, तो मैं बूढ़ों का भी शायर हो जाऊँगा, मगर जो बूढ़ों के शायर है वो बूढ़े बहुत जल्दी मर जाएंगे, तो फिर वो किन के शायर रह जाएंगे। उन्होंने इस तरह से जवाब दिया था। तो मेरा भी हाल ऐसा ही है, मगर लाजिम नहीं कि हर आदमी का हादिसा जो
जो आशिकी का हादिसा होता है, मोहब्बत का हादिसा होता है, वो सेम सा हो जाए। लोगों को मुख्तलिफ हादिसात होते हैं, किसी के साथ कुछ होता है, किसी के साथ कुछ होता है। शायद जो आपके साथ गुजर रहा है वो मेरे साथ नहीं गुजर रहा, जो मेरे साथ गुजर रहा है वो किसी और के साथ नहीं गुजर रहा है, मगर गुजरता हर किसी पर है। और कोई आदमी यह कहे नहीं अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो इंतहाई पारसा आदमी हूँ, पाक आदमी हूँ, मैं मुझसे ऐसा काम सरदत हो नहीं सकता, मैं कहूँगा उसके पहलू में कोई दिल ही नहीं है। अगर दिल है तो उसमें रगों में खून नहीं दौड़ता है। तो ये एहसासात और जज्बात की बात है। शायरी है एहसास और जज्बात के बेसाख्ता छलक जाने का नाम है। तो जब तक ये अंदर से न छलके ना, मैं ये कहूँगा फिर वो उसके अंदर नज़म नहीं है। नज़म मीन्स उसके अंदर खूबसूरती नहीं है, हुस्न नहीं है। अपना हशमत कमाल लाहमी साहब का एक शेर था सर, जिसके दिल में भी नूर होता है, शायरी का शूर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अंदर के एक चमक का नाम है, एक नूर का नाम है। वो चमक बाहर निकल आती है और उसके लिए मुहर्रिकात चाहिए, यानी उसके लिए मुख्तलिफ हरबे चाहिए, मुख्तलिफ यानी बहाने चाहिए। वो बहाने अवेलेबल हो जाए ना तो छलकती जाती है। हम भी सर चाहेंगे कि आप कुछ छलकाएं सर। अब मैं क्या आपको बोलूं कि कोई ऐसा शेर सर जो नौजवानों के लिए खास कर, क्योंकि यूथ जो है हमें ज़्यादा फॉलो करती है। मैंने यानी बल्ती में भी बड़ी शायरी की, उर्दू में भी बड़ी शायरी की। मेरी 2 किताबें उर्दू में भी है, 3-4 किताबें बल्ती में भी है, और कुल मजमूई तौर पर मेरी 10 किताबें इस वक्त मार्केट में है, और कुछ किताबें मेरे पास अवेलेबल तैयार हैं। मैंने मार्केट के लिए बहुत कुछ दिया, और इंतहा यह कि अल्लामा इकबाल को मैंने बल्ती में मंजूम किया है, और 400 सफ़हात पर मुश्तमिल अल्लामा इकबाल आप शिकवा उर्दू में भी पढ़ सकेंगे, आप बल्ती में भी। एक पेज आपका उर्दू में है, दूसरा पेज बल्ती में है। तो इस तरह से मैंने बड़ा काम किया है। मगर आपने कहा कि नौजवानों के लिए, अब देखो ना हमारा जो दिमाग है ना, जहन है ना, वो अब चूँकि जंग आलूद हो चुका है, लिहाजा एकदम से हमें याद नहीं आता। मगर चूँकि यहाँ लिखी एक गज़ल है, उससे मैं 2-4 अशअर सुनाऊँगा कि, और ये चूँकि ताज़ा गज़ल है, कहीं तबाअत इसकी गज़ल की नहीं हुई है, इसलिए कि महंगा है जो अब तक एक दिन सस्ते में आएगा। महंगा है जो अब तक एक दिन सस्ते में आएगा। मोहब्बत का सनम खुद दिल के इस काबे में आएगा। मोहब्बत का सनम खुद दिल के इस काबे में आएगा। कभी दुनिया उसे देखे न देखे मैं तो देखूंगा, कभी दुनिया उसे देखे न देखे मैं तो देखूंगा। समंदर तेरे आंसू के किसी कतरे में आएगा, समंदर तेरे आंसू के किसी कतरे में आएगा। और सदा जामो सबू को इसलिए भी मुंह लगाता हूँ, सदा जामो सबू को इसलिए भी मुंह लगाता हूँ कि मैं बनकर किसी दिन वो मेरे शीशे में आएगा। कि मैं बनकर सदा जामो सबू को इसलिए भी मुंह लगाता हूँ कि मैं बनकर किसी दिन वो मेरे शीशे में आएगा। और सुकून क़ल्ब पैसों से नहीं मिलता मगर नादां, सुकून क़ल्ब पैसों से नहीं मिलता मगर नादां, समझ बैठा है सब बाजार से पैसे में आएगा। समझ बैठा है सब बाजार से, हाँ, सुकून क़ल्ब पैसों से नहीं मिलता मगर नादां, समझ बैठा है सब बाजार से पैसे में आएगा। और मैं अपनी शायरी से खींच सकता हूँ तेरा नक्शा, मैं अपनी शायरी से खींच सकता हूँ तेरा नक्शा, मगर जलवा किसी का कब किसी नक्शे में आएगा। मगर जलवा किसी का कब किसी नक्शे में आएगा। मैं अपनी शायरी से खींच सकता हूँ तेरा नक्शा, मगर जलवा किसी का कब किसी नक्शे में आएगा। और सवारो अपनी आदत वरना नस्लों तक चले शायद, सवारो अपनी आदत वरना नस्लों तक चले शायद, रवैया ये तुम्हारा फितरतन बच्चे में आएगा। रवैया ये तुम्हारा फितरतन बच्चे में आएगा। और मेरा है ज़ीस्त में चलता रहा हूँ इस दिलासे पर, मेरा है ज़ीस्त में चलता रहा हूँ इस दिलासे पर, कोई तो पेड़ छाऊं का कहीं रास्ते में आएगा। क्या कहने, कोई तो पेड़ छाऊं का कहीं रास्ते में आएगा। और खुला, और उम्मीद की इंतहा देखिए, उम्मीद की इंतहा, खुला रखता हूँ दरवाज़ा इसी उम्मीद पे शब भर, खुला रखता हूँ दरवाज़ा इसी उम्मीद पे शब भर, कोई कमरे में आएगा, कोई कमरे में आएगा, कोई कमरे में आएगा, कोई कमरे में आएगा। हमारी शायरी की नगमगी समझे तो ए दानिश, हमारी शायरी की नगमगी समझे तो ए दानिश, ये मुमकिन है हमारा सुर तुम्हारी ले में आएगा। क्या कहने, हमारी शायरी की नगमगी समझे तो ए दानिश, ये मुमकिन है हमारा सुर तुम्हारी ले में आएगा। और महंगा है जो अब तक एक दिन सस्ते में आएगा। मोहब्बत का सनम
खुद दिल के इस काबे में काबे में। आएगा। सर शायरी जो है वो क्या सीखी भी जा सकती है? जैसे बाय बर्थ शायर होता ही, लेकिन मसलन किसी बंदे के अंदर टैलेंट हो तो उस टैलेंट को हम सीख भी सकते हैं, उसमें पॉलिश कर सकते हैं, फिर सीख सकते हैं उसको, बाकायदा ट्रेनिंग भी हो सकती है उसकी। यानी ट्रेनिंग से यानी शायद बहुत से शोरा, बहुत से नौजवान लड़के जो शेर और शायरी लिखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन वो मुझसे अक्सर पूछते हैं यार क्या शायरी सीखी भी जा सकती है? तो मैं कहता हूँ यार मैं अपने सीनियर से ज़रा ये जवाब लूँ, फिर वहाँ से हम देखते हैं। देखो ना, पॉलिश करना और है, अंदर से चीज़ का होना और है। होना और है। यानी जो ओरिजिनल चीज़ है उसके ऊपर आप पॉलिश करें तो वो ज़्यादा चमकदार खूबसूरत नज़र आएगी। जो अंदर से ओरिजिनल चीज़ ने ऊपर से आप जितनी मलम्माकारी करें ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं फॉल्ट ज़रूर रहेगा। लिहाजा चीज़ से अंदर से होना, ये सब चीज़ें अंदर से है, अंदर की आवाज़ है। हाँ, और बाहर से आदमी दिल जिस से तरह जो से, हाँ, दिल से जो बात निकलती है असर निकलती है, रखती असर रखती है। है, बस और नहीं। इतनी सी बात है। यानी या गज़ल में बंदिश व अल्फाज ही नहीं काफ़ी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए वाह, असर के लिए। वाह, 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 ये जिगर कहीं का- मैंने सुना हुआ हाँ, शेर है। जबरदस्त। तो जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के असर लिए, के लिए। और जिसमें अंदर के एहसासात शामिल ना हों, जज्बात शामिल ना हों, उस पर कुछ गुजरा ना हो और लफ्ज़ों की हेरा फेरी से शायरी करे, तो शायद वो दिल में तराजू नहीं हो सकती है। वाह! तो सर आपके भी हमने इस गज़ल में हमने एक शेर देखा जिसमें सागर जिनकी हाँ, बात जी की जी गई, जी। तो सागर की बात की गई, तो शायर आम तौर पर शोरा के साथ ये जोड़ दिया जाता है कि आम तौर पर शायर शेर लिखते हुए शराब नोशी की या शराब की बातें करते हैं, तो क्या शायर शराबनोश भी हो सकता है? यानी पहले ज़माने में लोग यानी शराब पीते थे, आज भी लोग शराब पीते हैं, और ये क़यामत को भी आखिरत के लिए, यानी जन्नत में ज़बरदस्त एक मशरूब में से एक है कि शराब आपको मिल सकती है। यानी मगर दुनिया में इसको हराम करार दिया गया। इसके बावजूद भी यानी ज़माने जाहिलियत में लोग पीते थे, अब भी जाहिल लोग इसे पीते हैं। मगर हमारे यानी शायरी के बाबा आदम जिसे गालिब साहब को कहते हैं, गालिब साहब ने कहा बनती नहीं है बादा व सागर कहे बगैर। यानी ये अब इस्तिलाहात में आ गए हैं, तशबीहात और इस्तिआरात में आ गए हैं। लिहाजा इस ज़िक्र के बगैर कहानी मुकम्मल नहीं होती है। यानी शराब पीना मीन्स किसी को सामने बिठाकर उसको भी तकना भी पीने के मुकाबिल है। यानी देखो मैं मस्ती में आ रहा हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे मैं पी रहा हूँ, ठीक है। लिहाजा यानी खूबसूरत चीज़, खूबसूरत चेहरा, यानी इस तरह की चीज़ें सामने हो तो फिर वही नशा आ जाता है जो शायद शराब में भी ना हो। शायरों को पढ़ने के बाद सर हमें ये अंदाज़ा होता है जैसे दुनिया जहाँ के गम उन पर टूट पड़े हों, दुनिया जहाँ के गमों की बारिश उन पर हो चुकी हो। क्या ऐसा होता है सर, शायर गमों से ही गुजर कर शायर बनता है, या फिर कोई शायर एहसासाती तौर पर भी महसूस करके भी शायरी लिखता है? शायर का कमाल ये है, एक तो ये सारी कहानी उसकी अपनी नहीं होती है। ये दुनिया गम और अंदोह का एक मकाम है, एक जगह है, और कितने लोग हैं जो परेशानी में मुब्तला है, कितने लोग इस तरह के दर्द में मुब्तला है। उन सारे दर्द को यानी किसी ने कहा है ना, किसने अमीर में जॉन का एक शेर है सर, ये क्या कबाहत है अब ये कहने पर, जो भी खुश हैं हम उनसे जलते हैं। जलते हैं। यानी सारे जहान का दर्द हमारे जिगर में है, अमीर में नहीं ने कहा है। यानी वो और लोगों के दर्द को भी अपना दर्द समझकर बाहर निकालते हैं। लिहाजा वो समझते हैं यार ये सारा दर्द इसका अपना होगा, हालांकि ऐसा नहीं, माशरे का दर्द वो उगल रहा होता है। ये असल बात ये है। क्योंकि सर आप शायरी के साथ साथ, चूँकि अदब में अगर हम आपसे बात करें तो वो बातें ख़त्म ही नहीं होंगी, टाइम बहुत ज़्यादा दरकार होगा आप जैसे एक इल्म दानिश वाले बंदे से बात करते हुए, क्योंकि आपका ताल्लुक़ जर्नलिज्म से है, सहाफ़त से भी है। सर बहुत सारे बल्तिस्तान भर से स्टूडेंट जो है वो सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हैं, वो पढ़ रहे हैं सहाफ़त को। क्या आप समझते हैं जर्नलिज्म का कोई स्कोप भी बल्तिस्तान में बनता है? उन तालिब इल्मों के लिए क्या कहेंगे सर? कहने का मतलब वक्त के साथ साथ यानी सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है, उसमें यानी उसको क्या वुसअत आती जा रही है ना। ज़मीन उसी जगह पर है, फिज़िकली वो चीज़ें हैं। जैसे बल्तिस्तान बड़ा नहीं हो सकता है, देवसाई बड़ा नहीं हो सकता है, जो कुछ बना है मगर इसके अंदर ख़यालात में वसअत आ रही है। अच्छा, लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इसी तरह डिपार्टमेंट बनते जा रहे हैं, तो उसके काम भी बढ़ते जा रहे हैं। किसको खबर थी कि ये इंटरनेट की वजह से ये सब कुछ होगा और आप ये माइक लगकर मेरे साथ बैठ जाएंगे और ऐसा होगा, मगर ये होता जा, देखो ना, किसको पता था। आप अपना एक टीवी चैनल खोलेंगे जिसका ये नाम क्या नाम है, शम्मा टीवी के नाम से। तो ये बल्ती में एक माकुला है, रला यूस के स्ना रीला भुरसा है। यानी बकरी अगर बच्चा दे तो उसके साथ गोया ऊपर झाड़ी अपना बच्चा देती है, ठीक है जी। हर आने वाला अपना जी लिहाजा लोगों के साथ निज़ाम में, और इसीलिए हुज़ूर पाक ने फरमाया ना कि आप ये शहर है वो बहुत ज़्यादा गुंजान हो जाए तो दूसरा शहर आबाद करें, इस शहर से हिजरत करके दूसरा शहर आबाद करें। आप मक्के से मदीने तक तशरीफ़ लाए ना, तो ये शहर जब फैलता जाता है इसके अंदर चीज़ें भी आती जाती है और इसके लवाजिमात बढ़ते जाते हैं, उसकी ज़रूरियात बढ़ती जाती हैं, तो इसमें शामिल है जनाब अली। तो इनके लिए मुस्तक़बिल में यकीनन स्कोप
बनता जाएगा, ऐसा होता जाएगा। मगर चूँकि मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं कॉलम निगार हूँ, मैं लेंथी चीज़ें लिखता हूँ, अखबार में मेरे कॉलम्स छपते हैं। मैंने बल्तिस्तान में शायद कासिम नसीम और बहादुर अली सालिक के बाद जी, जी। सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स मैं लिख चुका हूँ, चूँकि मैं 1000 से ज़ायद आर्टिकल्स मेरे पास महफूज़ है जो मेरे अखबारात में छप चुके हैं। तो मैं चूँकि कॉलम लिखता हूँ, सहाफ़त से मेरा उतना ताल्लुक़ नहीं है। चूँकि आप रेडियो से भी आप वाबस्ते हैं सर, तो रेडियो में किस चीज़ का कमाल है? रेडियो आवाज़ का या फिर इल्म का कमाल है? ये दोनों लफ्ज़ों चाहिए, का? दोनों चाहिए, यानी आवाज़ इस हद तक ख़राब ना हो कि लोगों को नागवार गुज़रे। नागवार गुज़रे। यानी आवाज़ कम से कम इतनी हो जैसी यानी आपकी आवाज़ है, मेरी आवाज़ है, मगर हम दोनों से भी बढ़कर खूबसूरत आवाज़ें हैं दुनिया में। यानी उनकी आवाज़ तो रेडियो के लिए इंतहाई फ़िट है। मैं बाज़ लोगों की आवाज़ें, जैसे हमारे अशरफ साहब एक रेडियो आर्टिस्ट है, उनकी आवाज़ बिल्कुल रेडियो के लिए फ़िट आवाज़ है। मैं जब भी उनकी आवाज़ सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये क्या आवाज़ है, जैसे सज्जाद की आवाज़ है और बहुत सारे लोगों की आवाज़ें रेडियो के लिए फ़िट है, हमारी फ़िट नहीं। मैं चलता हूँ वोकैबुलरी से, मेरे पास मवाद है, मेरे पास लतीफ़े हैं, अशआर हैं, यानी मैंने किताबें हद्दुल इम्कान मैंने पढ़ने की कोशिश की है, तो थोड़ा-सा महदूद मेरे पास है, ज़ख़ीरा है। तो नौजवान शायरों में सर आप किसको पसंद करते हैं नौजवान शायरों में? ये अगर हम बात करें पाकिस्तान लेवल की ना करें, बलिस्तान लेवल में अगर बात करें तो? बहुत शायर है, एक से बढ़कर एक एक। नाम से। इस वक़्त मंज़र पर जितने शायर हैं वो सब बहुत अच्छे लिखने वाले हैं, मैं ये कहता हूँ, और सब मुझसे बेहतर लिखने वाले हैं। मैं सबको दाद देता हूँ, यानी यहाँ पर अब मैं किसका नाम लूँ, सब बहुत अच्छे हैं। आखिर में कोई पैगाम सर नौजवानों के लिए, खासकर तलबा के लिए जो अदब से रिलेशन रखते हैं या जर्नलिज्म से रिलेशन रखते हैं, उनके लिए कोई पैगाम सर? ये कि काम करते हुए अगर कहीं नुक्स पैदा हो जाए या काम करते हुए नाकामी हो, काम करते हुए ठोकर लग जाए या कहीं फेल हो जाए, तो उस पर आप हैरत ना हो जाएं, बल्कि उसको ये समझें कि एक छोटी सी ठोकर लग गई, इससे मैं तजुर्बा हासिल करूँगा, मैं कल इसको बेहतर करके करूँगा। यानी अगर फेल हो गया, खुदा न खास्ता कोई आदमी फेल हो गया, तो उसको फेल ना समझे। मैं मैट्रिक के फेल की वजह से एहसान दानिश हूँ, अगर मैं फेल ना हुआ तो मैं एहसान दानिश कभी नहीं बहुत बनता। से काबिल लोग भी हमने देखे सर, जैसे बिल गेट्स हो गए, बहुत से लोग कहते हैं कि वो स्कूल से ड्रॉप आउट हैं या कॉलेज ड्रॉप जी, आउट जी, हैं, फिर जी, वो जी, जी, जाके जी, जी, कामयाबी जी, जी, कामयाब। तो लिहाज़ा कामयाबी के लिए लाज़िम नहीं है कि देखो ना, आदमी मुकम्मल हमेशा काबिल ही रहे, शुरू से ही वो बहुत ज़हीन आदमी हो और जाकर वो आखिरी मंजिल को छू ले। आप नाकाम इंसान भी बहुत कामयाब हो सकते हैं। लिहाज़ा मैं ये कहता हूँ, कोई आदमी उसको कहीं भी अगर ठोकर लग जाए ना, उसको ठोकर ना समझें, बल्कि उसको अल्लाह की रहमत समझें। अगले दिन ज़्यादा मेहनत करें, आपको कामयाबी मिलेगी। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान दानिश साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, और एहसान साहब के साथ जब हम गुफ्तगू करते हैं तो गुफ्तगू ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। एक एहसान दानिश साहब के हमारे मरहूम हजमत कमाल इल्हामी साहब, ये इल्म के समंदर है और इनसे हम गुफ्तगू करते हैं तो सीखते ही जाते हैं, सीखते ही जाते हैं, और यूँ लगता है कि जैसे हम किसी लाइब्रेरी में मौजूद हों और किताबें खुद ही बोल रही हों, खुद ही गुफ्तगू कर रही हों हमसे। तो ऐसे लोगों के सामने हमारी कोई मजाल नहीं रहती, हमारी कोई औकात नहीं रहती कि हम मज़ीद गुफ्तगू कर सकें या मज़ीद बोल सकें। लेकिन हमारे अंदर बहुत से सवालात थे। अगर एहसान दानिश साहब हमें फिर कभी टाइम देते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि टाइम देंगे भी, तो दोबारा से हम इनसे एक सेशन रखेंगे और जिस पे मज़ीद गुफ्तगू होगी। फ़िलहाल के लिए मुझे अपने मेज़बान इमरान हुसैन राही के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। राही साहब, जी, मैं जी, ये जी। कहूँगा कि जिस तरह आप बोल रहे हैं, जिस तरह आपके पास वोकैबुलरी है, जिस तरह आपकी उर्दू है, मैं आपके इसी लाइन में आपके मुस्तक़बिल को मैं दरख़्शां दे रहा हूँ और मुबारकबादी आप इसे बहुत पेश शुक्रिया सर। करूँगा। इंशाअल्लाह आप कामयाबी के सारे ज़ीनत तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।